जाएगी आपकी, क्योंकि डब्ल्यू एल बाई टू है, ये प्लस में यहाँ तक भी डब्ल्यू एल बाई टू आ जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपका सेम चीज़ है, आपका ऐसे ही नीचे जाता रहेगा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू तक। और आप उल्टा अगर देखेंगे तो आर बी की वैल्यू ऊपर की साइड में, अब हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, आर बी की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइनस डब्ल्यू एल बाई टू आएगा। सिमिलरली यही केस है, नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट ऐसे ही ग्राफ बनेगा। अब आप फिर से अगर आप यह वाला दूसरा वाला देखेंगे, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वी। अब शेयर फोर्स है वी, ये क्या है शेयर फोर्स, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अब पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग आप बताओ कौन सा है। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ ऐसे बनता है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो आपका ग्राफ बन गया। दोबारा से मैं इसमें दिखा भी देता हूँ। स्लोप पॉजिटिव है और देखो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर अगर एंगल थीटा वन मानेंगे और यहाँ पर एंगल थीटा टू मानेंगे तो थीटा वन हमेशा थीटा टू से बड़ा होगा, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ग्राफ बनाया। अब यहाँ नेगेटिव है तो डी एम बाय डी एक्स जो शेयर फोर्स के बराबर होता है। अगले वाले में क्या है शेयर फोर्स, नेगेटिव एंड इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू नेगेटिव में। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग में कौन सा ग्राफ बनता है, फिर से हम पुराना देख लेते हैं। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग में देखो ऐसा ग्राफ बनता है, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग में ऐसा ग्राफ बना दिया। फिर से हम चेक भी कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू हम लेंगे तो ये 90 डिग्री से कम में हमें क्लॉकवाइज देना पड़ रहा है, थीटा टू थीटा वन, तो थीटा टू हमेशा थीटा वन से बड़ा होगा, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग ग्राफ है। और अगर आपको इस पॉइंट में सी पॉइंट में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आपका रिएक्शन है डब्ल्यू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू ये लेंथ है एल बाई टू माइनस, अब आपको ये निकालने के लिए आपको इसको फिर से आपको इस पॉइंट पे सी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ये आपको पता है डब्ल्यू एल बाई टू है, यहाँ पर आपका वेट लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस सब को आपको कंसनट्रेटेड लोड मान लेना है। यहाँ पर तो अब जैसे आपका चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। इतने पार्ट को आपको ए टू सी वाले पार्ट को आपको डब्ल्यू एल बाई टू, क्योंकि लेंथ एल बाई टू है, डब्ल्यू उसका वो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर मीटर में डब्ल्यू मानते हैं, इंटू एल बाई टू करा। और ये डिस्टेंस आपको हमें सी पॉइंट में हमें निकालना है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू करा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी एल बाई फोर। ये समझ गए, वरना मैं एक बार दोबारा एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा बड़े में। इसको हमने ऐसा मान लिया है, एक लोड लग रहा है हमारा जिसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू एल बाई टू, यहाँ से हमारा लोड लग रहा है डब्ल्यू एल बाई टू, ये डिस्टेंस है हमारी एल बाई टू, ये डिस्टेंस है हमारी एल बाई फोर। यहाँ पर हमारा सिमिलर ऐसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इतने पार्ट को हमने, क्योंकि हमें यहीं तक निकालना है इसलिए हमने इतने पार्ट को कन्वर्ट कर दिया है एक सिंपली एक पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड हमेशा हम सेंटर में मान लेते हैं अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो बस हमें इसमें मोमेंट निकालना है, तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर, तो इससे आ गया आपको डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और ये एक पैराबोला की इक्वेशन होगी, क्योंकि आप पता ही है स्ट्रेट लाइन है टू दी पावर वन, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू दी पावर टू बनेगी, तो आपका सीधा सीधा आपका पैराबोला की इक्वेशन होती। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है और आपसे इसमें पूछा जाए कैंटिलीवर बीम में कि आपका एक तरफ से फिक्स्ड है, एक तरफ से डब्ल्यू लोड लग रहा है, लेंथ एल है, तो आप इसमें कैसे सबसे पहले रिएक्शन तो आपका नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, सब रिएक्शन निकालेंगे अगर, तो आपका एक ही वर्टिकल फोर्स लग रहा है डब्ल्यू, इसका वेट हम वैसे भी ज़ीरो मानते हैं हमेशा, तो इसमें आर ए की वैल्यू डब्ल्यू होगी। शेयर फोर्स डायग्राम जब बनाएंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे, तो ये पॉजिटिव डब्ल्यू हो गया, कोई इसमें सिंपली सपोर्टेड वेट नहीं है, डी वी बाई डी एक्स आपका डब्ल्यू के बराबर होता है, डब्ल्यू एक्स जो भी है, तो ये वैल्यू आपकी ज़ीरो है, तो वी क्या होगा कांस्टेंट होगा।
तो कांस्टेंट होता गया और यहाँ पर लास्ट में डब्ल्यू आया, लेफ्ट से चल रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एकदम से 0 कर दिया, तो एंड यहाँ पर 0 में होएगा। अब अगला अगर हमें बेंडिंग मोमेंट देखना है तो उसके लिए हमारी इक्वेशन ये होती है, दो इक्वेशन और वो ग्राफ जो मैंने आपको बताए हैं वो अगर आपको याद है तो आप इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब शेयर फोर्स डायग्राम हमारे क्या पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, पर आप यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में एक मोमेंट देगा आपको एंड में W इंटू एल, ये आपको एक मोमेंट देगा एंड में W इंटू एल। अब देखिए कि ये जो मोमेंट होगा इसका एक रिएक्शन मोमेंट भी तो बनेगा ना, क्योंकि ये आपका हिंज सपोर्ट नहीं है, ये आपका फिक्स्ड है, तो यहाँ पर एक MA करके रिएक्शन भी होगा जिसका डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि ये देगा ऐसे में तो रिएक्शन होगी उल्टी। तो नेट मोमेंट अगर आप देखेंगे वो 0 करके, तो रिएक्टिव मोमेंट जो है MA वो आपका W इंटू एल आएगा, ये तो आप समझ ही रहे, दिख ही रहा है W इंटू एल करके आएगा यहाँ पर मोमेंट, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो जब भी आपको मोमेंट का डायरेक्शन, रिएक्शन मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है उल्टा, आप खुद ही देख लीजिए, हॉगिंग हमने बताया था कि हमारा सैगिंग जो होता है हमारा वो हमारा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, और हॉगिंग जो होता है आपका वो नेगेटिव होता है। तो सैगिंग हमारा पॉजिटिव होता है और हॉगिंग हमारा नेगेटिव होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ में ऐसा मोमेंट देंगे किसी बॉडी में, वो बॉडी हमेशा ऐसे करके डिफॉर्म होगी, तो ये आपका नेगेटिव देगा। आप मोटा मोटा बस ये याद रखते हैं कि आपका मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट हो रहा है तो उसको आपको नेगेटिव लेना है। इस कॉन्सेप्ट से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका रिएक्शन जनरेट होएगा, एक तो सिंपली सपोर्टेड के केस में हिंज रहता था तो यहाँ पर हमारा मोमेंट जनरेट नहीं होता था, मोमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा फिक्स्ड है, कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन भी जनरेट होएगा, मोमेंट भी जनरेट होएगा, रिएक्टिव मोमेंट, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो यहाँ पर मोमेंट आएगा इस वेट की वजह से वो इस डायरेक्शन में आएगा W इंटू एल, तो इसका एक रिएक्टिव मोमेंट जनरेट होएगा MA जिसकी वैल्यू होगी W इंटू एल। अब इसकी डायरेक्शन हमें पता है ऐसी है, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, इसको आपको साइन कन्वेंशन को आप याद कर सकते हैं और इस वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो अब आप देखिए कि नेगेटिव WL से नीचे आएगा। अब आपको ये पता है कि पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो इसकी स्लोप देखिए x के साथ अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव x के साथ हमेशा देखेंगे, नेगेटिव x के साथ नहीं, और 90 से कम बना रहे थे, पॉजिटिव हो गया कांस्टेंट स्लोप, तो ये आपका डायग्राम बन गया। दूसरा अगर सिंपली सपोर्टेड रहे, मतलब फिक्स्ड सपोर्ट कैंटिलीवर बीम ही है, इसमें अगर हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहे तो इसमें रिएक्शन आपकी WL आ गई। मोमेंट निकालेंगे अगर A, तो उसके लिए भी हमें जैसे उसमें हमने करा था मोमेंट निकालते हुए इसको एक पॉइंट लोड मानना पड़ेगा, W इंटू एल, ये डिस्टेंस होगी आपकी L/2, तो मोमेंट ऑफ A कितना आएगा WL इंटू L/2, ये आ जाएगा WL²/2, और ये डायरेक्शन जो इसमें लगेगी वो हमें वो उल्टी होगी जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है, तो ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा जैसे कि हमने डिस्कस करा था एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हमने नेगेटिव लेना है। वैसे अभी हम पहले शेयर फोर्स डायग्राम की तरफ ध्यान देते हैं, RA की वैल्यू WL है और अपवर्ड है तो पॉजिटिव हो गया। अब dV/dx आपका WX के बराबर होता है जो कि आपका नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में W नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो जो V होगा उसका ग्राफ कैसे बनेगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट में, क्योंकि अगर हम यहाँ से एंगल लेंगे पॉजिटिव एक्स के साथ तो 90 से ऊपर आ रहा है, तो ये इधर से एंगल ले लेंगे तो ये आपका स्लोप नेगेटिव हो गया, और कांस्टेंट स्लोप है तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर आपका शेयर फोर्स 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं है। मोमेंट का अगर आप देखेंगे जैसे मैंने देखा MA की वैल्यू WL²/2 है, तो यहाँ पर माइनस WL²/2 होएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बाद आप देखेंगे
डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वी होता है, जो वी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रहा है ना आपका, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो है, दिख रहा है हमें। डिक्रीजिंग है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल θ1 है, यह एंगल θ2 है, तो θ1 आपका θ2 से बड़ा है, मतलब डिक्रीजिंग भी है। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग का ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी करा था पहले। ये आपका पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग का ग्राफ अगर देखेंगे, ये है, सेम ग्राफ है। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इसमें, पर लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पर ना बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करती है। जैसे कि अभी हमने जो पढ़े हैं उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अभी तक हमें मिला नहीं है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ने कहीं पर भी साइन चेंज नहीं करा है। ऐसा मतलब अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहीं बनाएं, और समझ लो हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होएगा। तो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो वहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट जीरो तो होएगा ही। तो इसके लिए हमें ये याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। और डेफिनेशन भी आपको ये नहीं पता ये नहीं देखने की पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है क्या। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में बेंडिंग मोमेंट हम जीरो मानेंगे, क्योंकि साइन चेंज कर रहा है मतलब जीरो वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचेगा, ये पहुँचेगा। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिल जाती है। कभी कभी अननोन ज़्यादा होते हैं तो हमें एक एडिशनल इक्वेशन चाहिए होती है, वो हमें इससे मिलती है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर पूछा जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट एट विच डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम चेंजेस कर्वेचर। अगर आपने मैथ्स में कभी पढ़ा होगा, कभी भी कोई भी चीज़ अपना कर्वेचर कहाँ चेंज करती है, जहाँ पर उसका d2y/dx² जीरो होता है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप नोट कर सकते हैं। कर्वेचर, कोई भी चीज़ कर्वेचर चेंज करने मतलब क्या, ग्राफ ऐसे बन रहा है, अब वो चेंज हो गया है, देखो उसका पहले डाउनवर्ड था उसका माउथ, अब अपवर्ड हो गया है, तो यहाँ पर कर्वेचर चेंज करे, ऐसे यहाँ पर सेम। तो ये तब होता है जब इसका स्लोप आप डबल डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो ये जीरो आएगा, तब ये कर्वेचर चेंज करता है। और आपको पता है कि d2y/dx² इक्वल टू m/ei होता है, तो ये ज़ीरो मतलब m ज़ीरो आएगा। तो m ज़ीरो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी है, m ज़ीरो आपका, m मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट ही तो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्विवेलेंट पॉइंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बराबर होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बस है कि डिफरेंट ग्राफ में बनते हैं, पॉइंट सेम ही होगा। तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो आप बनाओगे ना, सेम पॉइंट में आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब ये है, देखिए आपका बेंडिंग मोमेंट का डिग्री n+2 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिग्री n+4 होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डबल इंटीग्रेट करके बेंडिंग मोमेंट को बनेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यही कर्वेचर चेंज होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो पॉइंट जहाँ पर डिफ्लेक्टेड शेप अपना कर्वेचर चेंज करती है। कर्वेचर चेंज कब होता है, जब हमारा उस पॉइंट का, ये y है, x, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। डबल डिफ्रेंशिएशन जीरो हम करेंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो आएगी। हमें पता है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पर हमें ये भी पता था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, और डिफरेंट ग्राफ में हम इसे पोर्ट्रे करते हैं। अगर हम सपोर्ट कंडीशन अगर हम पढ़ें, वैसे मुझे ये पहले आपसे डिस्कस करना चाहिए था, पर कोई नहीं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट अगर हम पढ़ें, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट जब भी होता है तो उसमें दो तरीके की रिएक्शन होता है, आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बन सकता है, वर्टिकल रिएक्शन बन सकता है। रोलर सपोर्ट अगर आप पे रहे तो आपका सिर्फ वर्टिकल बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि रोलर लगे, आराम से मूव कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पर जीरो होगा, ओनली वर्टिकल रहेगा। यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रहेगा। फिक्स्ड में जैसे मैं बता रहा था आपका, इसमें हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, वर्टिकल भी रहेगा, इसमें मूवमेंट भी रहेगा। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन में सॉल्व कर ही रहे थे, हमारा फिक्स्ड, जहाँ पर भी हमारा फिक्स्ड सपोर्ट था कैंटिलीवर बीम का,
वहाँ पर हमें मोमेंट भी हम ले रहे थे ना, यहाँ पर एम ए रिएक्शन मोमेंट, तो यहाँ से आपको पता लगेगा आपको क्या क्या मोमेंट्स लेने हैं। अब रिजिड प्लेन सपोर्ट होगा, उसमें भी रोलर लगा है तो इसमें भी आपका मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और वर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर रोलर लगा है तो हॉरिजॉन्टल आपका 0 रहेगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि इंटरनल हिंज अगर आपसे पूछा जाए, इंटरनल हिंज आपको दिया है कि यहाँ पर एक हिंज है, तो हिंज में आपका क्या होता है कि वो ना मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं करता है, मतलब वो आराम से हिंज फ्री टू रोटेट होता है कि कहीं पर भी इसको रोटेट कर सकते हैं दूसरे को डिस्टर्ब करे बिना। तो इसमें आपको एक एडिशनल इक्वेशन मिलती है, बेंडिंग मोमेंट एट हिंज हमेशा 0 होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है इक्वेशन कम है, वहाँ पर लिखा है कि एक हिंज है, तो आप ये इक्वेशन उस पॉइंट में समझ लो ए पॉइंट है, तो यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट 0 कर सकते हैं, नेट बेंडिंग मोमेंट 0 यहाँ पर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी एक पॉइंट है लिंक। लिंक क्या होता है, अगर दो इंटरनल हिंजेस है देन देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ फोर्स, एक्सियल फोर्स। अगर आपका यहाँ पर देखिए, आपको दो बॉडी को हमने ज्वाइन कर रखा है एक लिंक से, और यहाँ पर दोनों ये हिंजेस हैं। अगर आप इसमें हम देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स पॉसिबल होते हैं, इसमें आपका ट्रांसवर्स फोर्स 0 होता है, ऐसा क्यों बोल रहा है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, हम इसमें एक्सियल फोर्स भी मान लेते हैं ए, ट्रांसवर्स फोर्स भी मान लेते हैं वी, लेंथ एल है। अभी दोनों हिंज है, मतलब यहाँ पर ही मोमेंट 0 होगा, यहाँ पर ही मोमेंट 0, समझ लो हम यहाँ वाले मोमेंट को हम 0 मान लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट हिंज 0 होता है, तो v इंटू एल आपका 0 होगा। एक्सियल के अराउंड तो कोई मोमेंट ही नहीं बनेगा क्योंकि अलॉन्ग एक्सिस ही है, तो v इंटू एल आपका बनेगा इक्वल टू 0, तो v 0, मतलब इसका हमारा ट्रांसफर्स फोर्स 0 होगा, ट्रांसफर्स फोर्स हमारा 0 होगा। तो हमेशा इसमें सिर्फ हमारे एक्सियल फोर्सेस ही होंगे, जो कि इस डेफिनेशन में लिखा था कि लिंक होता है तो उसमें ट्रांसफर्स फोर्स को हमेशा 0 मानो। मतलब आपको कहीं पर बोला हो ये लिंक है, तो इसमें अगर आपको रिएक्शंस इसमें मानने पड़ेंगे तो आप इसमें सिर्फ एक्सियल ही लेंगे। तभी तो ट्रसेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें देखिए हमेशा आप एक्सियल ही लेते हैं, आपने खुद सॉल्व करा होगा कभी, ट्रस के क्वेश्चन जो भी आते हैं उसमें हमेशा एक्सियल ही लेते हैं अलॉन्ग द एक्सिस फोर्सेस। ऐसे क्यों नहीं लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लिंक होते हैं, ये सारे हिंजेस हैं, इन सबको हिंजेस से ज्वाइन करें तो इसको हम लिंक कहते हैं। तो लिंक में मैंने जैसे बताया कि हमेशा एक्सियल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफर्स फोर्सेस नहीं रहते, ऐसे फोर्स नहीं लगेंगे, ये 0 होगा। आपको अगर ऐसे और लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल गेट मैकेनिकल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।